Hello everyone. Today I am going to discuss the topic dispute settlement machinery. ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. इसके अंडर हमने जो आज नेक्स्ट हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी का टूल हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ एडजजुकेशन. एडजजुकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग हम करेंगे. एडजजुकेशन इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन इन द डिस्प्यूट बाय अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ फाइनल सेटलमेंट. सो बेसिकली एडजजुकेशन में होता क्या है, जो भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है. और व्हाट इज थर्ड पार्टी हियर, दैट इज़ द कोर्ट. आपका जो केस है, जो डिस्प्यूट है, उसको कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है. तो कोर्ट के थ्रू फॉर्मल जजमेंट पास किया जाता है. कोर्ट जो है वो जजमेंट देता है, तो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व होता है. तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजजुकेशंस हैं. फर्स्ट है हमारे पास वॉलंटरी एडजजुकेशन. तो वॉलंटरी एडजजुकेशन कौन सी होगी, जहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं, डिस्प्यूट से रिलेटेड जो दो पार्टीज़ हैं, वो अपनी मर्जी से अपना जो डिस्प्यूट है उसको कोर्ट में रेफ़र कर रही हैं. तो उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी एडजजुकेशन. उन्होंने अपनी इच्छा से अपना जो डिस्प्यूट है उसको कोर्ट में रेफ़र कर दिया है, उसको कोर्ट केस बना दिया है. While next we have compulsory adjudication. Compulsory adjudication means जहाँ पे दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों ही पार्टीज़ की कंसेंट के बिना जो कोर्ट में जो आपका केस है, जो डिस्प्यूट है, उसको रेफ़र किया गया है, दैट इज़ कंपल्सरी एडजजुकेशन. यानी कि इसमें उनकी इच्छा नहीं देखी गई है, या तो दोनों ही नहीं चाहती थी, इवन देन कोर्ट में चला गया केस, या दोनों में से कोई एक चाहता था लेकिन एक नहीं चाहता था, फिर भी कोर्ट में केस चला गया, तो दैट इज़ कंपल्सरी एडजजुकेशन. तो इसके अंडर हमारे पास 3 टियर सिस्टम होता है एडजुकेशन का. सो इसमें एक हमारे पास लेबर कोर्ट है, देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और देन नेशनल ट्रिब्यूनल. हम इसको भी स्टडी करेंगे. तो लेबर कोर्ट जो है, ये जो है डिस्प्यूट कवर करता है, एडजुकेट करता है सिर्फ वो वाले जो शेड्यूल 2 में कवर होते हैं. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कवर करता है जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के सारे डिस्प्यूट्स. और देन नेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो स्टडी करता है सिर्फ उन्हीं डिस्प्यूट्स को जो आपको लगता है कि ये नेशनल इम्पॉर्टेंस के डिस्प्यूट्स हैं, नेशनल लेवल पे इनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, या कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो रिलेटेड हैं किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से, किसी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट से जिसका जो फंक्शनिंग है वो एक से ज़्यादा स्टेट में है. यानी कि वो एक से ज़्यादा स्टेट में इंडस्ट्री है और डिस्प्यूट ऐसा है कि वो हर दोनों या मोर देन 2 जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबको इफ़ेक्ट करेगी. तो उस केस को जो है वो हम कवर करता है नेशनल ट्रिब्यूनल. अब हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है लेबर कोर्ट. तो लेबर कोर्ट जो है वो क्या होता है, लेबर कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेबर कोर्ट में एक ही पर्सन होता है, और वो पर्सन जो है उसको लेबर कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है. अब वो पर्सन की क्वालिटीज़ या उसकी एलिजिबिलिटी क्या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने की, उसको आप तभी लेबर कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं या तो वो ऑलरेडी हाई कोर्ट का जज है या पहले रह चुका है, या सेकंड कंडीशन वो फुलफिल कर दे कि वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है लेकिन कम से कम 3 साल के लिए, तो भी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा. या कोई पर्सन जो है वो नॉट लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल के लिए वो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में रह चुका है, उस पोजीशन पे रह चुका है इंडिया में. तो अगर आप तीनों में से कोई भी कंडीशन, आप इवन सिंगल कंडीशन आप फुलफिल करेंगे, तो देन यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी ज्यूरिस्डिक्शन. अब लेबर कोड जो है ये हमने वैसे पीछे पढ़ लिया कि ये सिर्फ सेकंड शेड्यूल के जो डिस्प्यूट्स हैं, उस जो रिलेटेड मैटर्स हैं उन्हीं को ही कवर करता है. तो वो सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर्स कवर होते हैं, इसमें फर्स्ट है जी प्रोप्राइटी एंड लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर. सो अगर एम्प्लॉयर ने किसी तरह के कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं, तो उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स की वजह से अगर किसी जो एम्प्लॉई है उसकी प्रोप्राइटी मतलब उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी पे कोई ठेस पहुंच रही है, तो जो केस है वो लीगल जो लेबर कोर्ट है वहाँ पे रेफ़र किया जा सकता है. देन अगर वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो इशू किए गए थे एम्प्लॉयर की तरफ से, उनको अप्लाई करने में या उनको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है, देन वो भी हमारा सेकंड शेड्यूल में कवर होता है. देन
अगर किसी वर्कर को डिस्चार्ज कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है और वर्कर जो है उसको लग रहा है कि उसको रॉन्गफुली डिसमिस किया गया है, गलत तरीके से बिना मतलब के या जानबूझकर उसको फंसाया गया है और डिसमिस किया गया है, तो भी केस जो है वो लेबर कोर्ट में जा सकता है। देन अगर किसी तरह का कोई कस्टमरी कंसेशन जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि प्रिविलेज जो आपने पहले अपने एम्प्लॉयज़ को दिया था लेकिन बाद में आपने उसको वापस ले लिया, देन इट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल। इलीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ ए स्ट्राइक और लॉकआउट, अगर किसी स्ट्राइक या लॉकआउट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं लेबर कोर्ट में। और इसके अलावा ऑल दोज अदर मैटर्स जो कि थर्ड शेड्यूल के एक्ट में कवर किए गए हैं, पर वो जो मैटर्स हैं थर्ड शेड्यूल के वो ऐसे होने चाहिए। वैसे तो हमने कहा है कि सेकंड शेड्यूल के ही सारे मैटर्स, लेकिन थर्ड शेड्यूल के ऐसे मैटर्स भी लेबर कोर्ट में रेफ़र किए जा सकते हैं जिससे 100 से कम वर्कर्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता हो। 100 से कम वर्कर्स अगर इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो चाहे वो थर्ड शेड्यूल का ही मैटर क्यों ना हो, उसको लेबर कोर्ट में रेफ़र किया जा सकता है। देन वी सेकेंड हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा कि इसमें वो वाले केसेस रेफ़र होते हैं विच आर कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है मैटर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ न्यू डिमांड्स एंड गिव राइज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी और इंडस्ट्री आर यूजुअली रेफर टू एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मे बी अपॉइंटेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑन एन एड हॉक बेसिस और परमानेंटली। तो दोनों तरह की हो सकती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, टेम्परेरी भी हम क्रिएट कर सकते हैं या एक परमानेंट बॉडी भी हो सकती है। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ट्रिब्यूनल में एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं। अब उनके लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट वी हैव कि वो पर्सन जो है वो हाई कोर्ट का जज या तो है या वो ऑलरेडी हाई कोर्ट का जज रह चुका है। और यहाँ हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि कम से कम 3 साल के लिए वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज भी रह चुका हो। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के। देन वी हैव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो पावर्स हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो लेबर कोर्ट से बहुत ज़्यादा वाइडर है, बहुत बड़ा है। इसमें सेकंड शेड्यूल एज वेल एज थर्ड शेड्यूल दोनों के ही मैटर्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। थर्ड शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में जो मैटर्स कवर होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं जो लेबर कोर्ट के पास भी थे। अभी थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर्स कवर होते हैं ये हमारे पास दिए हुए हैं कि थर्ड शेड्यूल में जैसे रिलेटेड विद वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, कितने टाइम के वेजेस हैं या पेमेंट का मोड जो है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो इसमें कवर हो जाएगा थर्ड शेड्यूल में। देन कंपनसेशन से रिलेटेड या अदर अलाउंसेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, आवर्स ऑफ वर्क और रेस्ट इंटरवल से रिलेटेड, लीव विद वेजेस या हॉलीडेज का कोई प्रॉब्लम है, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी का कोई प्रॉब्लम है। देन शिफ्ट वर्किंग का कोई प्रॉब्लम है कि शिफ्ट में काम करना है कि शिफ्ट में नहीं करना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड का कोई प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन का कोई प्रॉब्लम है, रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, वर्कर्स की रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या और कोई ऐसा मैटर जो कि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, ये सब कवर होते हैं हमारे थर्ड शेड्यूल में। एंड देन अंडर थर्ड 3 टियर सिस्टम हमारे पास लास्ट था नेशनल ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ट्रिब्यूनल क्या है? दिस इज द थर्ड वन मैन एडजुडिकेटरी बॉडी टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया है। अब ये कौन से डिस्प्यूट कवर करता है ये मैंने आपको वैसे बता दिया कि ये वो सारे डिस्प्यूट्स, वो सारे मैटर्स कवर करता है जिनकी या तो नेशनल इम्पॉर्टेंस है या फिर वो किसी ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है जिनकी वर्किंग एक से ज़्यादा स्टेट में है और उन सब के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें भी एक पर्सन जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है, बट इसमें एक ही कंडीशन है उसको अपॉइंट करने की कि वो किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और उसकी एज के रिगार्डिंग है इसमें कि 65 ईयर्स से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।